प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को पुनः भारत के में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर का मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आपका दूसरा चैप्टर इतिहास का कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान एकदम से तैयार हो जाएगा। वीडियो को इसे स्किप एकदम मत करिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 10 नंबर बोर्ड पेपर में आता है। तो इसके जो पॉइंट मैं ये बताने जा रहा हूँ, इससे हट के कुछ भी आने वाला नहीं है। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ना किताब पढ़ने की ज़रूरत है, ना कहीं कुछ लिखने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करना है। आप इसको एक दो बार सुन लेंगे, पूरी तरह से भारत में राष्ट्रवाद आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हेडिंग आती है राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद है क्या? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। मतलब यदि आपको अपने देश के प्रति प्रेम है, एकता की भावना आपके अंदर है, आपकी चेतना समान है, आपकी बुद्धि सबकी समान है देश के लिए, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं। जैसे हमारे भारत में कई प्रकार के भाषा बोले जाते हैं, बहुत अनेकों भाषाओं के से संबंधित लोग हैं, अनेकों सांस्कृतिक लोग हैं, अनेकों राजनीतिक लोग हैं, अनेकों ऐतिहासिक लोग हैं। फिर भी बात अगर देश की आती है तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देश की भावना, देश के प्रति प्रेम की भावना विद्यमान दिखती है। यही है राष्ट्रवाद। क्या है? यही है राष्ट्रवाद, जो एक सूत्र में बांधे रखने का काम करता है। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक। राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक कौन हैं? यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है। यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ है। भारत, वियतनाम जैसे उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगर हम यूरोप में बात करें कि बाहर राष्ट्रवाद कैसे पनपा, तो राष्ट्र राज्यों के उदय से ये बात जुड़कर निकलती है बाहर। अगर हम अपने भारत की बात करें, वियतनाम की बात करें, जैसे उपनिवेशों की बात करें, तो ये उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इन सबको हम आगे समझेंगे। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारक। क्या क्या कारक हैं? किन कारण से भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपी? जिसमें साहित्य, लोक कथाओं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। राष्ट्रवाद का प्रसार जो हुआ वो हमारे देश का जो साहित्य है, मतलब साहित्यिक लोग, कवि लोगों को बताएं, लोक कथाओं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। भारत माता की छवि रूप लेने लगी और भारत माता की जो चित्र बनाया गया उसका रूप पूरे भारत में दिखने लगा। लोग उनको माता के रूप में मानने लगे। उसके बाद लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान की जाने लगी। मतलब जो कहानियों के द्वारा, देश की कथाओं के द्वारा सबकी एक पहचान होने लगी। चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, उदाहरण के रूप झंडा जैसे। मतलब कि हमारे भारत में राष्ट्रवाद पनपने का एक कारण ये भी है कि जो झंडा बनाया गया, झंडा के द्वारा भी वह एक प्रतीक के रूप में हम सब एकता के सूत्र में बंधने लगे। इतिहास की पुनर्व्याख्या, इसमें इतिहास की पूरी व्याख्या करना भी हमारे राष्ट्रवाद का एक जन्म देने वाला कारक है। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे कि पहला विश्व युद्ध क्या है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियाँ। हमारे यहाँ जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक, उसमें भारत पर क्या प्रभाव डाला और उस युद्ध के बाद हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ किस प्रकार हो गई, ये हम ध्यान देंगे। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। इसे पूरा करने के लिए कर्जा लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। मतलब जो युद्ध हुआ उसके कारण हमारे जो रक्षा संबंधी खर्चे थे वो बढ़ गए थे और इसे पूरा करने के लिए कर्जे भी लिए गए और टैक्स भी बढ़ा दिए गए लोगों के अंदर। इसके अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। अब जो युद्ध हुआ, युद्ध के पश्चात जो चीज़ें थी, जो वस्तु थी, उनके कीमतों में क्या आ गई? वृद्धि हो गई, उनकी कीमतें बढ़ गई, उनमें तेज़ी आ गई। उसके बाद बात करते हैं 1913 से 1918 के बीच दाम दुगने हो गए। मतलब जो वस्तु का दाम था वो क्या हो गया? दुगना हो गया। दाम बढ़ने से अब आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। दाम बढ़ने से आम आदमी जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा था। और गांव में आपको पता है कि उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो लोगों को गांव से ज़बरदस्ती पकड़ कर जबरन सेना में भर्ती किए जा रहे थे। इस समय तो लोग ज़बरदस्ती जागते हैं और लौट आते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन उस समय आप सोचिए कि बिना नाप जोक, जैसा भी है वैसा सबको जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा था। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई और कई जगह उपज जो अनाज था वो खराब हो गया, फसल खराब हो गई, जिससे क्या हो गया? भोजन में भी कमी आ गई। ये सब भारत में राष्ट्रवाद पनपने के कारण हैं। फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया और अपने भारत में एक महामारी उसी समय आई जिसका नाम था फ्लू। फ्लू की महामारी ने इस समस्या को और गंभीर कर दिया।
1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख तक लोग मारे गए। 1920 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो अकाल और महामारी के कारण उन्हें 120 से 130 लोग मारे गए थे। अब आगे बात करते हैं सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह का अर्थ। इसमें पूरा का पूरा आंदोलन गांधी जी के द्वारा दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 आंदोलन तो पक्का है कि बोर्ड पेपर में आता है, तो ध्यान से इसको आप लोग समझ लीजिए। सत्याग्रह का अर्थ, सत्याग्रह का अर्थ क्या है पहले वो जानिए। ये सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। मतलब जो सत्याग्रह था, सत्य आग्रह मतलब सत्य के द्वारा आग्रह करना, निवेदन करना। अंग्रेजों से महात्मा गांधी जी ने सत्य के राह पर चलते हुए निवेदन कर रहे थे अपने देश की आज़ादी के लिए। यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ, सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। मतलब गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं तो किसी भी अत्याचार को खत्म करने के लिए हमें किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उससे सत्य के रास्ते पर चलकर भी जीत सकते हैं, अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी जीत हासिल कर सकते हैं। ये गांधी जी का मानना था। जबकि आपको पता है भारत के स्वतंत्रता में नरम दल और गरम दल दोनों हुए। नरम दल से जीत मिल तो रही थी लेकिन समय अधिक लग रहा था, लेकिन जब गरम दल मिल गया तो जीत जल्दी आ गई। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के आरंभ। अब देखिए महात्मा गांधी द्वारा भारत में जो सत्याग्रह शुरू किया गया वो कहाँ से शुरू किया गया। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब लौटे? महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की जन आंदोलन की जो उपन्यास पद्धति है उसको सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पहले चंपारण बिहार 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया। ये चंपारण बिहार में जो 1917 में महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया और उन्हें आंदोलन करने के लिए कहा, क्योंकि उस समय किसानों की व्यवस्था दुर्व्यवस्था बहुत ही थी। मतलब कि वो बहुत ही उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, जिसको गांधी जी ने देखकर और इसी निर्णय लिया। इसके बाद 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों के कर में छूट दिलवाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने व प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे और उनसे ज़बरदस्ती लगान वसूला जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, और ये गांधी जी नहीं देख सके। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद गुजरात 1917 में चंपारण बिहार में गए और 1918 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के गुजरात में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया। तो ये 1917-1918 का आंदोलन था। इसके बाद उन्होंने 1919 में क्या किया आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट 1919 क्या है। ये कानून है एक प्रकार का जो अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगाया गया था। ये बहुत खतरनाक कानून था, इसको आप ध्यान से समझिए। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट मुख्य प्रावधान क्या था? इसमें था कि राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। मतलब कि किसी भी राजनीतिक कैदी को अंग्रेज बिना मुकदमा ही चलाए, बिना कुछ कारण के वो 2 साल तक उसको जेल में बंद कर सकते थे। ये रॉलेट एक्ट का मेन नियम था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था कि भारत में राजनीतिक गतिविधियों को दमन करना। मतलब कि जो राजनीतिक गतिविधियाँ जो राजनीतिक लोग कर रहे थे, राजनीति इधर उधर सब, उनको ख़त्म करने का ये पूरा का पूरा टारगेट था। पूरा यही इसी के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था? अब इसको समझिए, रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था? भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया, भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। 2 चीज़ था जिसके कारण ये बताया जा रहा है कि रॉलेट एक्ट एकदम अन्यायपूर्ण था। पहला कि ये भारतीयों की नागरिकता की आज़ादी पर, मतलब नागरिक की आज़ादी पर ये प्रहार कर रहा था, अर्थात उनकी आज़ादी ख़त्म कर रहा था पूरी तरह से। दूसरा, इस रॉलेट एक्ट को पारित करते समय किसी भी भारतीय सदस्यों की सहमति नहीं ली गई थी, उनके बिना ही यह रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट के परिणाम क्या थे? 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन हुआ। विभिन्न शहरों में रैली, जुलूस, रेलवे वर्कशॉप्स में कामगारों की हड़ताल। मतलब अब इसका परिणाम क्या निकला? लोग क्या गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया रॉलेट एक्ट के। तो 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबसे पहले एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन हुआ। विभिन्न शहरों में रैली निकाली गई, जुलूस निकाला गया। रेलवे वर्कशॉप्स जो दुकानें थी, कामगारों ने हड़ताल शुरू कर दी, दुकानें बंद कर दी गई। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले हुए। जितने नेताओं थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया और जो बैंक, डाकखाना और रेलवे स्टेशन थे उस पर भी आंदोलनकारी हमला करने शुरू कर दिए। रॉलेट एक्ट 1919 विस्तार से
रॉलेट एक्ट 1919 को और विस्तार से समझ लीजिए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया था। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। मतलब कि ये आपका समझ लीजिए कि रॉलेट एक्ट 1919 जो विस्तार से अगर समझना है तो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में यह एक्ट पारित किया गया था। पूछा जा सकता है 1919 में रॉलेट एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा ये पारित किया गया था। इसमें भारतीय सदस्यों का समर्थन बिल्कुल से भी नहीं था, लेकिन ये फिर भी पारित हो गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए था। इसके बिना ट्रायल के ही, बिना देखे समझे, इसको बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। ये रॉलेट एक्ट था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जरूर हर बार बोर्ड पेपर में आता है, तो इसलिए प्यारे बच्चों इसको अच्छे से समझ लीजिए और बिल्कुल रट लीजिए, लिख लीजिए इसको कॉपी में। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। दुकानें बंद हो गई और रेल कारखानों में मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। मतलब महात्मा गांधी को भी रोक दिया गया कि आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लेके चलते हैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना क्या है। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। शामिल होने के लिए पूरे लोग सब जुटे हुए थे। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते बहुत ही सकेत थे, बहुत ही संकीर्ण थे, बहुत ही कम थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा एकदम से नहीं चाहते थे, वे अहिंसावादी थे। हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। और फिर हड़ताल शुरू हो गई। जब बहुत ज़्यादा लोग मारे गए तो लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिस कर चलने और सारे साहिबों अंग्रेज़ों को सलाम करने के लिए मजबूर कर दिया। लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुजरांवाला पंजाब के गांवों पर बम बरसाए गए। मतलब कि जो पंजाब के गांव थे वहां पे बम भी बरसाया गया। ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका एक पार्ट और बचेगा। अगर आपको देखना है तो इसका जो अगला पार्ट होगा देख लीजिएगा। ये 2 से 3 पार्ट में आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और